जय हिंद साथियों, मैं विक्रम कुमार BY ट्यूटोरियल डाटा पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके तक पहुँच सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ चुके थे, तुगलक वंश पढ़ रहे थे जिसमें गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार अपना शासन किया। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था, ठीक है, उसका वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। ठीक है, मोहम्मद बिन का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो सल्तनत काल में इतना साल सुल्तान आए, शासक आए, उनमें से सबसे शिक्षित योग विद्वान व्यक्ति थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार अपने शासन व्यवस्था को चलाया। इसे लोगों ने पागल भी कहा, स्वप्नशील कहा। क्यों? क्योंकि यह विद्वान था तो अपने राज्यपाट को अपनी चतुराई से चलाना चाहा, लेकिन इसका कोई भी योजना सफल नहीं हो पाया, इसलिए इसे स्वप्नशील पागल कहा गया। क्योंकि ये अपने सपने को या फिर अपने बुद्धिजीवी से अपने शासन को चलाना चाहा, उसके लिए खूब प्रयत्न किया, लेकिन एक भी योजना इनका सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? एक अदूरदर्शी शासक भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका वास्तविक नाम जूना खां। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1325 ईस्वी में हुआ था और यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। और देखते हैं उसके कई योजनाओं की असफलता के कारण इतिहास में उसे अदूरदर्शी शासक कहा गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने इनके जो प्रमुख असफल योजनाएं थी उसके बारे में कुछ चर्चा किए हैं। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने, एक विद्वान था। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया है? मोहम्मद बिन तुगलक की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो असफल हुए, उसके बारे में कुछ चर्चा किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है, कहां से कहां? इन्होंने राजधानी को दिल्ली से कहां तक किया? देवगिरी तक। ठीक है, देवगिरी तक किया, यानी कि दौलताबाद तक इन्होंने राजधानी को कर लिया गया। कहां से? दिल्ली से। अब देखिए क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या चाहा कि हम एक ही राजधानी से उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पे अभियान कर सके और फिर दोनों पे शासन कर सके। ठीक है, लेकिन लोगों ने इस बात को समझ नहीं पाया और ये हो भी नहीं सका कि एक ही जगह से उत्तर भारत पे भी और दक्षिण भारत पे भी शासन किया जा सके, जिसके वजह से इसका ये अभियान क्या हो गया? योजना असफल हो गया। दूसरी योजना क्या थी? कर वृद्धि। ठीक है, क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? जो गंगा दोआब का क्षेत्र था, वहां पे इन्होंने कर में वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो कर में वृद्धि किया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि वहां पे अकाल पड़ गया था। अब सोचिए कि जब अकाल पड़ जाता है तो कोई कर कैसे दे सकता है, कोई भूमि कर कैसे दे पाएगा। और दूसरी बात क्या हुआ था? वहां पे प्लेग जैसे महामारी भी फैल गई थी, तो इसके वजह से इसने जो योजना बनाई क्या? कर वृद्धि, ये भी क्या हो गया? ये योजना इसका असफल हो गया। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, आइए क्या सांकेतिक मुद्रा। अब सांकेतिक मुद्रा में क्या था? सांकेतिक मुद्रा में था क्या कि पहले सोना चांदी का सिक्का चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि चांदी का सिक्का को बंद करके और तांबे का सिक्का चलाना शुरू किया। इसलिए क्योंकि ये चाहता था कि बहुमूल्य रत्न जो है सोना चांदी ये बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया? तांबे के सिक्का को प्रारंभ कर दिया अपने राज्य में।
तो हुआ क्या कि तांबे का सिक्का का क्या हुआ, बहुत सारा नकली निर्माण शुरू हो गया और बहुत सारे नकली पैसों का अंबार जमा हो गया। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, उस तांबे के सिक्के को वापस ले लिया और उसके बदले में क्या किया, चांदी का सिक्का दिया। तो उससे क्या हुआ कि इसका जो खजाना था वो खाली हो गया। इसके वजह से इसका सांकेतिक मुद्रा वाला जो योजना था वो भी असफल हो गया, क्योंकि इसका खजाना ही खाली। जब खजाना ही नहीं है तो क्या होगा, आप लोग को पता ही है कि जब खजाना ही नहीं तो कैसे शासन करेगा, कैसे सत्ता चलेगा। तो ये योजना भी इनका क्या हो गया, असफल हो गया। फिर देखते खुरासन अभियान। ठीक है, खुरासन अभियान मध्य एशिया में चलाया गया। देखिए मध्य एशिया में क्या हो गया था, थोड़ा सा उथल पुथल हो गया था। तो उसका इन्होंने क्या सोचा, हम लाभ उठाएं। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि ये बहुत बुद्धिजीवी शिक्षित विद्वान थे, व्यक्ति थे। तो क्या सोचा इन्होंने कि हमने भी मध्य एशिया का लाभ उठाए। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक अलग से सेना गठन किया। ठीक है, तो अलग से जब सेना गठन किया उसके लिए तो खर्चा चाहिए ना, तो उन्होंने ये भी किया कि अलग से सेना भी गठन किया और उस सैनिकों को वेतन भी दे दिया। अभियान करने से पहले जब ये लोग तैयार हो गए अभियान के लिए शुरू हुआ, तब तक वहां पे जो भी विवाद हुआ था वो सारा विवाद शांत हो गया था। इसके वजह से भी इसका खुरासन अभियान भी जो था योजनाएं ये भी असफल रहा। उसके बाद देखते हैं क्या, कराचिन अभियान। ये कहाँ हुआ था, कुमाऊं पहाड़ियों में कराचिन अभियान। ये भी अभियान क्या था, असफल था। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने उनके जो 5 महत्वपूर्ण प्रमुख योजना जो असफल हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसके बारे में बताया था, जो आपको मैंने बताया। याद रखिएगा और इसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाइए, अपना बुक पढ़िए और रेगुलर जो भी हो आप रेगुलर रहेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। ऐसे नहीं कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ लिए, फिर कभी 2 घंटा ही पढ़े, कभी नहीं भी पढ़े। नहीं, आप 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। तो उसके लिए हमें हमेशा लगनशील होना ही पड़ता है, क्योंकि बिना लगन का सफलता हासिल नहीं हो पाता है। इसीलिए आप 2 घंटा 1 घंटा जो भी पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ठीक है, आइए देखते हैं। इन्होंने कृषि विभाग के लिए एक दीवाने कोही और आमिर कोही विभाग की स्थापना किया, जो कृषि विभाग यानी कि कृषि के बारे में देख रेख करता था, कर वसूलना या फिर जो भूमि देता था उससे कर वसूलना। हाँ, तो कृषि का जितना भी कार्य होता था उसके लिए एक विभाग का गठन कर दिया। उस विभाग का नाम क्या था, दीवाने ये कोही, जो एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता कहीं 1334 भी दिया जाता है, कहीं 1333 भी है। ठीक है, तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता एनबीटी के शासनकाल में ही भारत आया और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और वह दिल्ली के काजी के पद पर 8 वर्षों तक शासन किया। उस पद को संभाला, किस पद को, काजी के पद को कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक किसने संभाला, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने। किसके शासनकाल में, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद हुआ क्या, बाद में उसे 1342 ईस्वी में दूत के रूप में चीन भेजा गया। किसको भेजा गया, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को। तो आइए फिर देखते हैं कि दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, मदुरई सब क्या होता, स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र होके उन्होंने अपना जो था राज्य की स्थापना कर लिया गया था। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के टाइम पीरियड में ही। फिर देखिए कि 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका चचेरा भाई कौन, फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक बनता है। ठीक है, यानी कि जब दक्षिण भारत
में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, तो 1351 में उसका राज्याभिषेक पहले हुआ, तो बाद में दिल्ली में उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। बेटी का चचेरा भाई था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार, एक बार नहीं 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहले 1351 ईस्वी में उसका हो चुका था, उसके बाद फिर जब वो दिल्ली आया तो दिल्ली में भी क्या हुआ? राज्याभिषेक उसका हुआ, ठीक है। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। तो हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की, यानी उन्होंने उदारवादी नीति को अपनाया, उलेमा वर्ग का सलाह लिया, उसके बाद उन्होंने इस्लाम के अनुरूप ही राज्य की स्थापना की। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। हिंदुओं को क्या बोला? जिम्मी। और उन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पे क्या लगाया? जजिया कर। फिरोज शाह को उसके निर्माण कार्य, लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक किसे कहा गया है? तो कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि सल्तनत काल का अकबर भी फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। सल्तनत काल का अकबर कहा गया किसको? फिरोज शाह तुगलक को। और याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक अपने सैनिक व्यवस्था में असफल था, सैनिक व्यवस्था इसका उतना सुदृढ़ नहीं था। तो देखिए कि इन्होंने क्या किया कि जगन्नाथपुरी मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, तथा किसको? जगन्नाथपुरी मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। और नागरकोट अभियान पे जब ये थे तो वहां के जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको इन्होंने अपमानित किया था। और ज्वालामुखी मंदिर से लाए गए 1300 पांडुलिपियों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। किसने? जियाउद्दीन खान ने, ठीक है। किस नाम से? तो दलाइल-ए-फिरोजशाही के नाम से फारसी में अनुवाद कराया। किसको? जो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पांडुलिपि लाया था, वो संस्कृत भाषा में थे, लेकिन इन्होंने फारसी भाषा में दलाइल-ए-फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। और किया किसने? रियाजुद्दीन खान ने, ठीक है। अब देखिए उसने बहुत सारे कर को लगाए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो देखते हैं खराज। खराज क्या था? ये हिंदुओं पर लागू भूमि कर था, जो उत्पादन का 1/10 भाग था, ठीक है। खराज क्या था? हिंदुओं पर लागू भूमि कर जो उत्पादन का 1/10 था। उसके बाद देखते हैं जजिया। जजिया का क्या था? ये गैर मुस्लिम कर था, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। गैर मुस्लिम यानी कि मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। कौन सा कर? जजिया कर। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ताकि जब जजिया कर लगाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने तो क्या किया था? वहां पे स्त्री, ब्राह्मण, अपंग, ठीक है, बच्चे इस कर से मुक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। और असर क्या था? असर यह था कि जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम से भूमि कर लिया जाता था, जो उत्पादन का 1/10 था। क्या था? असर। ज़कात क्या था? ये मलिकियत पर लगने वाला कर था, जो 2.5% लिया जाता था, या फिर 1/40वां भाग, ठीक है। कौन सा था? ज़कात। अब देखते हैं खम्स क्या है। खम्स
20% खजाने में और 80% सैनिकों पे। यानी कि जब लोग वहां पे युद्ध करते थे, कहीं के अभियान पे जाते थे, तो वहां से बहुत सारे धन को लूट-पाट के लाते थे। यानी कि युद्ध में लूटा हुआ सामान को क्या बोला जाता है, ठीक है, खम्स। और खम्स क्या हुआ कि जो युद्ध में लूटा उसको इन्होंने क्या किया कि 20% अपने राजकोष खजाने में रखा और 80% को क्या किया, सैनिकों में बांट दिया। इन्होंने क्या किया, ये फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन पहले खम्स क्या था कि 80% खजाने में रहता था और 20% सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन किसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि 80% को सैनिकों को दे दिया और 20% अपने खजाने में रख लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि फिरोज शाह ने हिसार, जो वर्तमान हरियाणा में, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की। किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के चलाए। एक आधा जो जीतल का 50% जीतल रहता था, उसके बाद भीख जिसमें 25% जीतल रहता था। ठीक है, याद रखने वाला चीज है। ठीक है, उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाइयों, फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना की और इसने खुद से किया, किसी और से नहीं करवाया। अपनी आत्मकथा की रचना की, फुतूहत ए फिरोज शाही। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, देखते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी कौन, जियाउद्दीन बर्नी, उसका दरबारी था। उसने तारीख-ए फिरोज शाही तथा फतवा-ए जहादरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी और मलिक सरवर ने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। जब फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में सरकी वंश की स्थापना किया। किसने किया, तो मलिक सरवर ने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1398 में मध्य एशिया के आक्रमणकारी कौन, तैमूर लंग। ठीक है, मध्य एशिया के आक्रमणकारी तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। किसका शासनकाल रहता है दिल्ली पे, ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद का। और ये तैमूर लंग का बहुत बड़ा आक्रमण था, सफल आक्रमण हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि उन्होंने निर्दोष लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। ठीक है, बेरहमी से कत्ल किया और भारी लूटपाट की भारत में। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि ख्रीज खां जो था वो तैमूर की बहुत से मदद की, बहुत सारी सहायता की। किसने, ख्रीज शाह ने। कहा जाता है कि बहुत सारे शासकों ने तैमूर लंग को आमंत्रित किया था दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो और उसके बाद क्या हुआ कि जब तैमूर लंग वापस जाने लगे, ठीक है, जब तैमूर लंग वापस जाने लगे तो लाहौर, मुल्तान, दिमालपुर आदि जो प्रशासन जो उन्होंने अपने युद्ध से, आक्रमण से जीता था, उसका जो प्रशासन व्यवस्था सौंप दिया गया। किसको, ख्रीज खां को। क्यों, क्योंकि ख्रीज खां ने उसको भारत अभियान पे बहुत मदद किए थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ख्रीज खां को यह सारा दे दिया शासन करने के लिए। और यही ख्रीज खां आने वाले समयों में सैयद वंश की स्थापना करता है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन, ख्रीज खां। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग का आक्रमण और सैयद वंश का स्थापना किसने किया। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सैयद वंश का स्थापना कब किया, किसने किया, जान गए। और सैयद वंश में और भी कौन से शासक आए, उसका शासन व्यवस्था कैसे था। ठीक है, इन सब घटनाओं को लेके हम अगले वीडियो में आप लोग के सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि अभी नए हैं तो
और लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।